दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा के बारे में A to Z जानकारी दी थी। साथ ही गुप्तकाशी से फाटा, सिरसी, रामपुर और सीतापुर तक की सड़क कंडीशन के बारे में भी हमने वहां जिक्र किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये केदारनाथ एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें हम सीतापुर से 3.8 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग और फिर सोनप्रयाग से करीब 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड की बात करेंगे। दोस्तों सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा एक स्थान है। सी लेवल से बात करें तो हम इसकी ऊंचाई है 1829 मीटर। सोनप्रयाग वो लास्ट स्थान है जहां तक आप अपना वाहन मतलब कार या बाइक जो भी कुछ है आप वहां तक ले जा सकते हैं। उससे आगे आपको अपने पर्सनल वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है। जो भी आपका वाहन होगा वो सोनप्रयाग की पार्किंग में आपको वहां पर खड़ा करना होगा। ये अक्टूबर 2020 की सोनप्रयाग की पार्किंग है जब हम यहाँ पर गए थे। ये आप देख सकते हैं कि पार्किंग को कितना बड़ा किया जा रहा है और ऊपर फ्लोर वाइज पार्किंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी आगे फ्यूचर में। अब तो शायद हो सकता है कि ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हो। पार्किंग के चार्ज की बात करें तो यहाँ घंटों के हिसाब से लगता है। अगर इतने घंटे के बाद आप वापस नहीं लौटते तो फिर अगले दिन का चार्ज भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। सोनप्रयाग में अगर हम होटल की बात करें रात को स्टे की, तो यात्रा के पीक सीजन बोले तो मई जून में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं। तो उस दौरान जाहिर सी बात है कि जब श्रद्धालु ज़्यादा होंगे, भीड़ ज़्यादा होगी, तो भैया कमरे, होटल, धर्मशाला या जो भी कुछ है वो महंगे हो जाएंगे और जल्दी से मिलते भी नहीं हैं। इसलिए अगर सोनप्रयाग में आपको कमरा नहीं मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पीछे जो हमने पिछले एपिसोड में सीतापुर दिखाया है वहाँ पर आप कमरा ले लीजिए। वहाँ सस्ता भी मिल जाएगा और आसानी से भी मिल जाएगा। सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड आता है जहाँ से 16 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। अगर आपने हमारी बद्रीनाथ वीडियो सीरीज देखी होगी जिसमें 19 एपिसोड हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रयाग किसे कहते हैं। दो नदियों के मिलने या संगम स्थल को कहते हैं प्रयाग। मुख्य 5 प्रयाग हैं जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। बद्रीनाथ के रास्ते इन 5 जगह पर 2 नदी आपस में मिलती हैं, इसलिए उनको प्रयाग कहा जाता है। तो ऐसे ही सोनप्रयाग है जहां पर बासुकी और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं। आपको तो पता ही होगा कि 17 जून 2013 को केदारनाथ और आसपास के एरिया में बाढ़ ने क्या तबाही मचाई थी। इससे गौरीकुंड और सोनप्रयाग को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इनके बीच जो 4 किलोमीटर का रास्ता है ना, और गौरीकुंड में बनी पार्किंग वो बाढ़ के पानी के साथ पूरी तरह से बह गई थी और बाढ़ में इतना मलबा बहकर आया जिससे कि सोनप्रयाग का भू स्तर लगभग 15 मीटर ऊपर उठ गया था। दोस्तों केदारनाथ यात्रा के लिए एक बहुत जरूरी बात कि यात्रा करने से पहले आपको अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन बोले तो यात्रा ई पास लेना होगा, जो यहीं सोनप्रयाग से मिल जाएगा। यहाँ आप अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जैसी कुछ डिटेल इनको बता दीजिए। उससे होता क्या है ना कि यात्रा मैनेज करने वालों को पता रहता है कि किस दिन कितने श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पर गए हुए हैं। उससे व्यवस्था भी बनी रहती है और इमरजेंसी के दौरान अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाता है, भगवान ना करे, तो फंसे लोगों की सही संख्या का पता भी रजिस्ट्रेशन से चल जाता है कि इतने यात्री जा चुके। तभी तो सरकार आपकी सहायता कर पाएगी कि अगर मान लो कि संख्या ही नहीं पता कितने गए तो फिर हेल्प कैसे हो पाएगी। यात्रा ई पास या रजिस्ट्रेशन सभी को कराना होता है। ऐसा नहीं कि आपका 10 लड़कों का ग्रुप है और आप उनको बोले कि यार तुम बैठो, मैं अकेला जाता हूँ, रजिस्ट्रेशन सबका करा कर लाता हूँ। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। 10 के 10 को लाइन में लगना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मतलब सबको। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आलस ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि कोई बिना रजिस्ट्रेशन करा कर ही यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो भैया ये सब आपकी भलाई के लिए ही है। ऐसा नहीं कि सरकार पागल है, वो बैठ गई आपका रजिस्ट्रेशन चेक करेगी। वो भी बड़े हिसाब किताब से चलती है सरकार, ऐसे नहीं। और यार कोई मतलब कठिन चीज हो तो मान लो कि करने में दिक्कत आ रही होगी, पर ये तो बहुत आसान है। मान लो कि अगर आपको लाइन में नहीं लगना, लाइन में लगने में दिक्कत है, तो फिर भैया ऑनलाइन करा लीजिए रजिस्ट्रेशन। क्या दिक्कत है? वो कैसे होती है आइए देखते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम में से अगर आप किसी भी धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री, सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा ना वो इसी वेबसाइट से होगा, badrinath-kedarnath.gov.in। अब ये देखिए, ये जो सामने वीडियो चल रही है ये 2020 यात्रा का प्रोसेस है।
अब चूंकि 2021 में कोरोना के कारण अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, तो भैया इसलिए हम आपको 2020 की प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए और पढ़कर आई एग्री एंड एक्सेप्ट वाले कॉलम पर चेक करके प्रोसीड फॉर यात्रा ई पास पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें पहला कॉलम है रजिस्टर एज हेड ऑफ ग्रुप। मान लीजिए आप 6 व्यक्ति हो, तो 6 में से कोई से भी एक का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे नाम, जेंडर, फोटो, आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर, अगर आपने आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड को स्कैन करके यहाँ पर उसकी कॉपी लगा दीजिए। उसके बाद एज है। अब आप सोचेंगे कि भैया 6 में से एक को तो हमने हेड ऑफ ग्रुप बना दिया, अब 5 कहाँ गए? तो भैया 5 का नाम भी जो है ना वो आगे को आएगा। जैसे ये है ना एंटर डिटेल ऑफ ग्रुप, मतलब जो आपके साथ 5 बचे हुए हैं और उनके साथ आपका भी नाम यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ आपको भरना होगा। नाम क्या है, उम्र क्या है, तो यहाँ पर टेंशन ना लीजिए, सबका नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, जो भी आपका पिन कोड है, एड्रेस प्रूफ है, उसको स्कैन करके एक कॉपी अपलोड कर दीजिए और मोबाइल नंबर यहाँ पर जरूर डालिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही जो है ना वो आएगा OTP। ये जो अगला प्रोसेस है ना दूसरा, वो OTP का ही है, वो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। उसके बाद कैप्चा डालकर प्रोसीड फॉर ई वेरिफिकेशन कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद जो है ना फिर एक नया पेज खुलेगा, हम आपको यहाँ करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ना ऊपर आसान है। तो आपके पास मोबाइल नंबर है, उस पर आएगा OTP, वो आपको वेरीफाई करना होगा। OTP के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको अगले पेज खुलेगा एंटर डिटेल ऑफ ग्रुप की, मतलब आप कितने व्यक्ति हो उन सब की डिटेल आपको डालनी होगी। उसके बाद चौथा स्टेप है चूज डेट ऑफ विजिट, मतलब किस दिन आप कौन सा धाम घूमना चाहते हैं, जैसे केदारनाथ या बद्रीनाथ, जो भी आपको घूमना हो उसकी डेट ले लीजिए, दोनों की मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आखिरी 5वां स्टेप है डाउनलोड ई पास, मतलब जैसे ये आएगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आएगा। मान लीजिए आपने बद्रीनाथ, जैसे हमने 4 अक्टूबर की ली थी डेट और केदारनाथ की ली थी 6 अक्टूबर, हम 4 व्यक्ति थे, तो इस तरह डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप व्यू यात्रा ई पास करके डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरह ये प्रोसेस है। चलिए, जब यहाँ पर बात हो ही रही है तो एक जबरदस्त खुशखबरी आपको दे देते हैं, और वो है रेलगाड़ी, जी हाँ ट्रेन की। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक ट्रेन पहुंचाना सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। उसी के मद्देनजर कर्णप्रयाग, सैकोट से सोनप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने की भी योजना है, जिससे कि केदारनाथ धाम किसी भी मौसम में पहुंचा जा सके। जब सोनप्रयाग तक ट्रेन आ जाएगी तो फिर केदारनाथ कितना दूर रह जाएगा? सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे है गौरीकुंड, फिर 16 किलोमीटर यात्रा केदारनाथ की, कितना 20 किलोमीटर। सोचिए यार, जब हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बहती हुई नदियों, सुरंगों, ऊंचे पुलों और खूबसूरत वादियों से होती हुई जब ट्रेन निकलेगी तो क्या जबरदस्त नज़ारा लगेगा यार। सच में मुझे तो सोचकर ही आनंद आ रहा है। बस जल्दी से ट्रेन चल जाए और हम बैठे। ऋषिकेश में तो नया रेलवे स्टेशन योग नगरी के नाम से बनी गया है। अब कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग 99 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाने का भी काम धीरे धीरे करके चल रहा है। अब यार पहाड़ों का कठिन रास्ता है, कुछ टाइम तो लगेगा ना, देखते हैं कि ये कब पूरा हो पाता है। अगर कभी समय मिला तो हम इन बन रहे 4 धाम रेलवे स्टेशन या रेलवे निर्माण पर भी एक वीडियो लाएंगे। फिलहाल हम गौरीकुंड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा जहां से शुरू होती है वो जगह है सोनप्रयाग से करीब 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड, जिसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा गौरीकुंड सी लेवल से 1981 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोनप्रयाग से आगे आप अपना वाहन नहीं ले जा सकते, उसको वहीं पार्किंग में आपको लगाना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलती है शेयरिंग वाली टैक्सी, जिनका किराया करीब 35 से 40 रुपए पर पर्सन है। सड़क की कंडीशन तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, कहीं कहीं पर तो 2 गाड़ी आपस में साइड में अगर एक साथ आ जाएं तो निकलने में भी दिक्कत होती है। देखिए, कहने को तो गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा 16 किलोमीटर की है, पर भाई साहब असलियत में है ये 18 से 19 किलोमीटर की। जब आप पैदल चलोगे ना तब पता चलेगा। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं यार, आपके लिए गौरीकुंड से घोड़े, खच्चर, डांडी, पालकी, कंडी सब तरह की सुविधाएं हैं, जिनको भी आप आजमाना चाहें। इनका चार्ज वजन और दूरी के हिसाब से लगता है।
ये आप सामने एक बड़े से बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि कहां से कहां तक कितने रुपए आपको देने होंगे। वैसे तो ये अक्टूबर 2020 की रेट लिस्ट है, लेकिन 2021 में भी इसी के आसपास आपका चार्ज लगेगा। अब देख लेते हैं कि गौरीकुंड नाम कैसे आया। भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती जी को गौरी भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के पास एक जगह पर लगातार गर्म पानी निकलता रहता है, जिससे यहां पर एक कुंड सा बन गया है, उसको कहते हैं तप्त कुंड। मान्यता है कि गौरी जी मतलब पार्वती जी इसी कुंड में शिव जी की तपस्या करने से पहले स्नान किया करती थी। तो पार्वती जी के नाम से आया गौरी और जल के इकट्ठा होने से हुआ कुंड, तो मिलकर बना गौरीकुंड। बाद में इसके आसपास के एरिया को भी गौरीकुंड बोला जाने लगा। इस तप्त कुंड में सल्फर युक्त गर्म पानी है, जिससे कि स्नान करने से कुछ रोगों में फायदा होता है। ज्यादातर श्रद्धालु गौरीकुंड में स्नान करने के बाद ही अपनी केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं। पार्वती जी का क्योंकि यहाँ पर नाम जुड़ा है, इसलिए इस गौरीकुंड को बोल देते हैं पार्वती सरोवर भी। इसी कुंड के पास गौरी माई का एक मंदिर है, जिसमें शिव और पार्वती जी की मूर्तियां हैं। सर्दियों में जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद करके उनकी मूर्तियों को उखीमठ और जोशीमठ में रखा जाता है ना, वैसे ही सर्दियों में गौरी माई मंदिर के कपाट बंद होने पर इनको गौरी माई गांव के चंडिका मंदिर में रखा जाता है। दोस्तों समझ तो आ रहा है ना? चलिए, अगर समझ आ रहा है तो फिर आगे और सुनिए। पौराणिक कथा अनुसार गौरीकुंड में पार्वती जी ने भगवान शिव जी को विवाह मतलब शादी हेतु मनाने के लिए कई वर्षों तक उनकी लगातार तपस्या की थी, जिस कारण इस एरिया को तप और योग साधन वाली भूमि भी कहते हैं। पार्वती जी की लगातार तपस्या, दृढ़ निश्चय और संघर्ष को देखते हुए शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए मान गए और यहां से कुछ दूर त्रियुगी नारायण स्थान पर उन दोनों ने शादी कर ली। और जब ये स्थान इतना महत्वपूर्ण हो गया भैया, तो इसके बारे में भी जानना तो बनता है ना। चलिए, गौरीकुंड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले त्रियुगी नारायण मंदिर को देख लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज जो चल रहा है कलयुग। त्रियुगी नारायण मंदिर की जो मान्यता है ना, वो त्रेता युग की है, जबकि केदार और बद्रीनाथ की है द्वापर युग की। मतलब ये मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ से भी पुराना है। सी लेवल से बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1980 मीटर और सोनप्रयाग से ये मंदिर है करीब 7 किलोमीटर की दूरी के आसपास। इसके नाम को देखें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि जिसका अर्थ है 3, युगी मतलब युग जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, और नारायण है भगवान विष्णु का एक और नाम। मान्यता अनुसार यहां पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और अग्नि या कहें कि अखंड ज्योति या धुनी जलाई, जो 3 युगों से आज भी लगातार जल रही है। इसलिए इसका नाम हुआ त्रियुगी और भगवान विष्णु के नारायण नाम से मिलकर बना त्रियुगी नारायण। पुराणों में वर्णन है कि इसी जलती अग्नि कुंड के चारों ओर भगवान शिव और पार्वती जी ने विवाह के 7 फेरे लिए थे। आज भी जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो जलती आग, ये जो कुंड है, इसमें लकड़ियाँ चढ़ाते हैं और जब वो लकड़ी जलकर राख हो जाती हैं तो उसी राख की भभूत अपने मस्तक पर लगाकर अपने घर प्रसाद के रूप में उसको लेकर जाते हैं। इस आग की राख को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। ये मंदिर काफी हद तक देखने में केदारनाथ मंदिर की तरह ही लगता है। त्रियुगी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की करीब 2 फुट चांदी की मूर्ति लगी है। साथ ही में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, श्री राम और सीता जी, बद्री नारायण और कुबेर जी की भी मूर्तियां वहां पर हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, और ये तो आपको पता ही है कि इनकी शादी आज भी कितने आदर्श के रूप में मानी जाती है। इसलिए त्रियुगी नारायण के इस मंदिर में आजकल बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां आकर यहाँ पर शादी कर रहे हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन को भगवान जी का आशीर्वाद मिल सके। इसलिए 2018 में उस समय उत्तराखंड के सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित कर दिया। गूगल मैप में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा आता है त्रियुगी नारायण बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पर बिजनेसमैन, टीवी कलाकार, नेता और अन्य कई फेमस हस्तियों ने आकर शादी की। FIR टीवी कलाकार की एक्टर कविता कौशिक, उत्तराखंड के विधायक धन सिंह रावत,
ये वही हैं जिनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में आया था। गाजियाबाद की आईपीएस अपर्णा गौतम ने नैनीताल के एडीएम ललित मोहन के साथ शादी यहीं पर की थी। खबर तो ये भी थी कि मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी श्लोका मेहता के साथ यहीं त्रियोगी नारायण मंदिर में शादी करने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। अब वापस आते हैं गौरीकुंड पर। दोस्तों, शिव जी और पार्वती जी के अलावा गौरीकुंड एक और भगवान के नाम से जाना जाता है, और वो है शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी के नाम से। गौरीकुंड से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर उनका एक मंदिर है सिरकाता के नाम से। मंदिर से जुड़ी मान्यता यह है कि इसी स्थान पर किसी कारणवश शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी का सर काट दिया था। जब शिव जी को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी के सिर पर हाथी का सर लाकर लगा दिया, और आप देखते ही हैं कि आज भी गणेश जी के उसी रूप की पूजा होती है। सॉरी दोस्तों, ये स्टोरी काफ़ी लंबी है। अगर मैं आपको यहाँ पूरी बताने लग गया तो भैया ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कारण जानना है तो भैया इंटरनेट पर थोड़ी बहुत सर्च कर लीजिए। मैं तो फिलहाल इतना ही कहूँगा कि गणपति बप्पा मोरिया। मित्रों, 2013 की केदारनाथ बाढ़ से कितना ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ ये तो सभी को पता है। इसका असर गौरीकुंड में भी देखने को मिला। बाढ़ से पहले गौरीकुंड के तप्त कुंड में काफ़ी ज़्यादा जल रहता था, जल मतलब पानी, लेकिन बाढ़ के बाद से ये एक छोटी सी जलधारा बनकर रह गई थी। गढ़वाल मंडल विकास निगम बोले तो GMVN ने इसका इम्पोर्टेंस देखते हुए इसको ठीक कराया और पुराने रूप में लाने की कोशिश की। 2020 में जब हम यहाँ पर गए थे तो लगातार कुछ निर्माण कार्य और मरम्मत चल रही थी, तो हो सकता है कि अब ये पहले से ज़्यादा बेहतर बन गया हो। वैसे यार, पहाड़ी एरिया है तो भैया सब कुछ इंसान के हिसाब से तो चल नहीं सकता। यहाँ सबका मालिक है कुदरत, मतलब प्रकृति। बारिश, लैंडस्लाइड, स्नोफॉल और ना जाने कितनी प्रकृति की घटनाएं पहाड़ों में घटती रहती हैं, तो सब कुछ बनाकर रखना यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ सड़कों और अन्य चीज़ों को बनाने के लिए निरंतर जो काम में लगे रहते हैं ना, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ यार। अपनी जान जोखिम में डालकर वो सड़क या अन्य कुछ निर्माण कार्य करते हैं पहाड़ों में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें और बेहतर सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं आपको अगले एपिसोड 5 में, जिसमें हम गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर यात्रा करेंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।